नमस्कार जी, स्वागत, सत्कार, अभिनंदन, राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया, स्वस्थ, मस्त, तंदुरुस्त होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान के इतिहास विषय के अंतर्गत हम बात कर रहे थे और आज हम बात करने वाले हैं जालोर का चौहान राजवंश। इसके पहले हमने रणथंभौर के चौहान राजवंश पर बेहद जबरदस्त तरीके से परिचर्चा को आगे बढ़ा लिया था। एम आई राइट और रॉन्ग? तो फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए। चलिए, बहुत अभिनंदन। देखिए, जब हम जालोर की बात करते हैं, देखिए हमारे राजस्थान में मूल रूप से तीन चौहान राजवंश बड़े जबरदस्त रहे हैं। सबसे पहले आते हैं अजमेर के चौहान राजवंश, दूसरा आता है रणथंभौर का चौहान और तीसरा आता है जालोर का चौहान। लेकिन सबसे प्राचीनतम चौहान वंश माना जाता है नाडोल का चौहान राजवंश। हम आपके सिलेबस में तीन ही हैं, रणथंभौर है, अजमेर है, जालोर है। तो अजमेर रणथंभौर पर चर्चा कर चुके थे। आज हम आगे बढ़ रहे हैं जालोर का चौहान राजवंश। क्लियर हो गई? चलिए, स्वागत है आप सभी का। तो एक टॉपिक डालिएगा, टॉपिक का नाम है जालोर का चौहान वंश या जालोर के सोनगरा चौहान। जालोर के सोनगरा चौहान। अब यहां पर आपको एक बात समझनी चाहिए कि सर, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर, जब हमने रणथंभौर पढ़ा तो वहां पे चौहान पढ़ लिए, अजमेर पढ़ा तो वहां पे चौहान पढ़ लिए, लेकिन जालोर के इतिहास में हम सोनगरा चौहान पढ़ रहे हैं। ये सोनगरा क्यों लगाया गया? कई सारे विद्यार्थी पूछते हैं कि सर, जालोर के चौहानों को सोनगरा चौहान क्यों कहा जाता है? तो भैया, उसके पीछे कारण ये है कि जो जालोर का किला है, उस किले को सोनगढ़ कहा जाता है और इस सोनगढ़ के किले पर जिन्होंने शासन किया वह कहलाए सोनगढ़ा सोनगरा चौहान। क्लियर हो गई? तो जालोर के दुर्ग को सोनगढ़ कहलाने की वजह से जो यहाँ के चौहान हुए हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सोनगढ़ा चौहान कहते हैं। जबकि अजमेर और रणथंभौर के इतिहास में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो आइए शुरुआत करते हैं। नमस्कार जी, स्वागत है पायल, ऋतु, एस एस, राजमीणा जी, ऋतु जी। हाँ, टेलीग्राम का जो लिंक है ना ऋतु, वह आप जो है सीधा आप सर्च करिएगा, काव्य क्लासेस कोटा या चंदू सर की क्लास, दोनों हमारी ही है। आप दोनों को सर्च कर सकती हैं। नमस्कार, राधे राधे सरिता जी। फटाफट से क्लास को शेयर करिए अपने प्यारे साथियों के साथ। तो सर, इन्हें सोनगरा क्यों कहते हैं? सबसे पहले तो इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। तो भैया, सोनगरा क्यों कहते हैं, बताओ भाई। तो याद रखिएगा जी, सोनगरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो जालोर दुर्ग है, अरे बताओ, क्या ये बात क्लियर हो गई? जो जालोर दुर्ग है, इस जालोर के दुर्ग को क्या कहा जाता है? सोनगढ़ कहा जाता है। इसीलिए यह क्या कहलाए? सोनगरा चौहान कहलाए। ठीक है? क्या कहलाए? सोनगरा चौहान। क्यों कहलाए? क्योंकि इन्होंने सोनगढ़ पर शासन किया था। क्लियर हो गई? हाँ, चलिए। जी नमस्कार, बहुत अभिनंदन। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो इस किले को ही सुवर्णगिरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, सुवर्णगिरी के तौर पर भी इसे जानते हैं। जालोर जो है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर याद रखिएगा, यह महर्षि जाबाली की तपोभूमि रही है। किसकी तपोभूमि रही है? तो याद रखिएगा, महर्षि जाबाली की यह तपोभूमि रही है। इसी महर्षि जाबाली की तपोभूमि होने की वजह से जालोर को क्या कहा जाता है? तो जालोर को कहा जाता है जी जाबालीपुर। क्या ये बात क्लियर हो गई? महर्षि जाबाली की तपोभूमि होने की वजह से इसे क्या कहा जाता है? याद रखिएगा जी, जाबालीपुर कहा जाता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो आइए यहाँ के राजाओं के बारे में थोड़ी बहुत परिचर्चा करते हैं कि कौन है यहाँ का राजा। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले एक राजा का नाम आता है, उसे हम कहते हैं कीर्तिपाल सोनगरा। ठीक है? कीर्तिपाल, इतिहास में इसे ही कीतू के नाम से भी जाना जाता है। बताओ भाई, क्या कहते हैं? कीतू कहते हैं। कौन है यह कीतू और क्यों इंपॉर्टेंट है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, 1181 ईस्वी में इसी कीर्तिपाल चौहान के द्वारा जालोर के सोनगरा चौहान की स्थापना की थी। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए, जालोर के चौहान राजवंश का संस्थापक, तो भैया संस्थापक कौन है? याद रखिएगा, कीतू है और इसने 1181 ईस्वी में क्या की थी? तो याद रखिएगा, इसकी स्थापना की थी। क्या ये बात क्लियर हो गई? कीर्तिपाल है,
या कीतु है और इसने जो इसकी स्थापना की थी। क्या ये बात क्लियर हो गई? और यह वही व्यक्ति है कीर्तिपाल जिसने जालोर में जांगलेश्वर भगवान के मंदिर का निर्माण करवाया। तो इसी कीर्तिपाल के द्वारा एक मंदिर बनाया गया, नाम आता है जांगलेश्वर मंदिर। बताओ भाई, क्या ये बात क्लियर हो गई क्या? हाँ या ना का जवाब जरूर साझा कर दीजिएगा। इतिहास के नोट्स मिल जाएंगे क्या? नहीं मेरे दोस्त, बिल्कुल भी नहीं मिल पाएंगे। जो है वो हमने क्लासेस में कंप्लीट करवा दिया है। आप हमारी एक एक क्लास देखिए और अपने नोट्स बनाइए। मैंने आपसे जिस दिन पहली क्लास शुरू करी थी फर्स्ट ग्रेड की इतिहास विषय की, तो क्या कहा था? गुप्त काल के क्लास आप देखिएगा। मैंने कहा भैया एक नया रजिस्टर ला करके नोट्स बनाना शुरू कर देना, तो आपके लिए बेहद फायदेमंद रहेगा। ये बात हमने कही थी सुरेश भाई। ठीक है, हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। हाँ, राम राम भाई, राम राम, नमस्कार जी। एजुकेशन हब स्वागत है सुरेश जी, सभी को नमस्कार भाई। तो नोट्स किसी भी प्रकार से विद्यार्थी की बहुत बड़ी बीमारी बन चुकी है सर, पीडीएफ। ईमानदारी से बताइए, अगर मैं पूछूं कि आपके मोबाइल में टेलीग्राम, व्हाट्सएप या किसी अन्य सोशल मीडिया साइट्स पर कितनी पीडीएफ पड़ी हुई है, तो शायद आपके पास जवाब भी नहीं होगा। और लेकिन अगर मैं पूछूं कि आपने कितनी पीडीएफ पढ़ ली होगी, तो अधिकतर बच्चों का जवाब आएगा सर अभी तक तो एक भी नहीं पढ़ी। क्या मैं ठीक कह रहा हूं क्या? अभी तक तो एक भी नहीं पढ़ी। भैया ये पीडीएफ के चक्कर में उलझो मत हो, क्योंकि पीडीएफ एक भंवर जाल है, माया जाल है। इसमें अगर उलझोगे तो उलझते हुए चले जाओगे। नोट्स जो होते हैं दो प्रकार से यूजफुल रहते हैं। पहली बात, अगर कोई पीडीएफ आपके पास है तो उसका प्रिंट आउट निकलवाएं, और दूसरी बात, या फिर आप उन्हें खुद अपने हाथ से लिखें। तो पीडीएफ के भंवर जाल से बचें और केवल तैयारी पर फोकस करें। पीडीएफ नोट्स की बजाय उनका प्रिंट आउट निकलवाएं तो बहुत फायदेमंद आपको रहेगा। या फिर खुद मेहनत करके खुद बनाइए, क्योंकि भाई अपनी चीज तो अपनी होती है जी। हाँ, चलो चलो, कोई बात नहीं है। आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़िए, सभी एग्जाम में राजस्थान का इतिहास तो सेम ही होता है। क्या मैं ठीक कर रहा हूं क्या? हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। इसके बाद अगला, कीर्तिपाल के बाद अगला महत्वपूर्ण राजा जालोर का बनता है, और उसे इतिहास में कहते हैं समर सिंह। बताओ भाई, इतिहास में क्या नाम आता है? तो याद रखिएगा जी, समर सिंह। अब इतिहास में यह समर सिंह नाम के राजा क्यों इंपॉर्टेंट है? तो समर सिंह जी की एक बेटी हुआ करती थी, नाम था लीला देवी। लीला देवी का विवाह करवाना था, तो यह विवाह करवाया गया गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय के साथ। क्लियर हो गई क्या बात? तो ये चीजें थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए, समर सिंह जी के बारे में पढ़िएगा कि इनकी पुत्री थी, और पुत्री का नाम क्या था? याद रखिएगा, लीला देवी। इस लीला देवी का जो विवाह है, यह विवाह किसके साथ करवाया गया? तो याद रखिएगा, गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय के साथ। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बात देखो रे, क्या देखना है बहुत अच्छे से समझना। ठीक है, कि क्या चीज देखनी है कि भाई साहब देखो, ये कौन है? चौहान शासक। और ये कौन है? चालुक्य शासक। तो मेरे दोस्त, चौहान चालुक्य वैवाहिक संबंधों को स्थापित करने वाला राजा कौन था? याद रखिएगा, अगर चौहानों में आ जाए तो समर सिंह था, और अगर चालुक्यों में आ जाए तो भीमदेव था। ठीक है, एसएस पूछ रहे हैं। एसएस भाई, आप कोर्स के लिए मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर लीजिएगा, 8802060952। क्या ये बात क्लियर हो गई एसएस? इसके आप डायरेक्ट संपर्क कर लेना मुझसे। ठीक है, हमारा ऑनलाइन इतिहास का जो कोर्स है वह काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन पर है। आप डायरेक्ट यहां पर मुझसे संपर्क करिएगा, 8802060952। ठीक है एसएस, एक बार हाँ या ना का जवाब दे दीजिए। फर्स्ट ग्रेड इतिहास विषय का ऑनलाइन कोर्स चल रहा है काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन पर। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए यह नंबर आप लिख लीजिए, 8802060952। हमारे लिए फीस जरूरी नहीं होती है, हमारे लिए एक विद्यार्थी का चयन सबसे ज्यादा जरूरी होता है। क्लियर हो गई? तो ये आप हमारी हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पे जरूर संपर्क करिएगा। जो भी होगा हमारी तरफ से वो हम आपकी मदद करेंगे। चलिए, समर सिंह के बाद अगला महत्वपूर्ण राजा 1205 में गद्दी पर बैठा, नाम था उदय सिंह। 1205 से 1257 ईस्वी तक गद्दी पर रहा। यह एक ऐसा राजा था जिसने अपनी पौत्री रूपा देवी का विवाह मेवाड़ के तेज सिंह के साथ कर दिया था। क्लियर हो गई? इसके अलावा मैं बात करता हूं तो बहुत गजब का राजा था। 1228 ईस्वी में जब इल्तुतमिश को पराजित किया, पराजित करने के बाद इल्तुतमिश भाई साहब घुटनों के बल बैठ जाता है, कहता है माई बाप माफ कर दो।
माई बाप माफ कर दो, अब मैं आपके ऊपर कभी आक्रमण नहीं करूंगा। यह वही उदय सिंह है, 1205 में गद्दी पर बैठा और इसी ने बलबन को भी पराजित कर दिया। कुल मिलाकर के बात यह थी, दिल्ली के 2 सुल्तानों को पराजित करने वाला जालोर का चौहान शासक कौन था? उदय सिंह था। क्लियर हो गई। इसीलिए गोपीनाथ शर्मा ने उदय सिंह के संदर्भ में क्या कहा है कि भैया यह तो उत्तर भारत का एक शक्ति संपन्न राजा था। तो अगला महत्वपूर्ण राजा गद्दी पर, अगले पेज में ही गद्दी पर बैठा लेते हैं, नाम आता है उदय सिंह। उदय सिंह सोनगरा बड़ा महत्वपूर्ण राजा हुआ है। क्या ये बात क्लियर हो गई? उदय सिंह 1205 में गद्दी पर बैठा और यह 1257 तक गद्दी पर रहा था। कुछ बातें उदय सिंह के परिप्रेक्ष्य में जरूर याद रखिएगा। पहली बात यह कि इसकी पोत्री थी और पोत्री का नाम क्या था जी? रूपा देवी। भाई साहब, इस रूपा देवी का विवाह मेवाड़ के तेज सिंह के साथ किया। किसके साथ किया? मेवाड़ के तेज सिंह के साथ किया। अक्सर विद्यार्थी पूछते हैं जी कि सर एक राजा अपनी बेटी का विवाह दूसरे राजा के साथ ही क्यों करता था, तो क्या आपके साथ किया जाए? हाँ, राजा जैसे गुण तो होने चाहिए, राज परिवार जैसी हैसियत तो होनी चाहिए, तब जाकर के ब्याह संपन्न होता है मेरे भाई। ठीक है ना। और आजकल हमारे समाज की तो कसौटी क्या हो गई है? सरकारी नौकरी। अगर सरकारी नौकरी नहीं है ना, तो भाई साहब एक बात याद रखना, नौकरी नहीं तो मेरे दोस्त छोकरी नहीं, ये समस्या होने लग गई है। क्या ये बात क्लियर हो गई? हमारे सुरेश जी करें सर। यस सर, आप हिस्ट्री बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, धन्यवाद भाई सुरेश आपका। रतनलाल जी गुड इवनिंग। भावना राठौड़ जी जुड़ चुकी हैं, हेलो जी, स्वागत है आप सभी का। नमस्कार भाई। क्लास को शेयर कर दिया करो, जितने ज्यादा शेयर करोगे उतना आपको फायदा रहेगा। तो मेरे दोस्त, अगर सरकारी नौकरी है तो गुलाब जामुन को रसगुल्ला मिल जाता है, ये बात याद रखना। अगर नहीं है तो मेरे दोस्त रसगुल्ले को जो है वो छाछनी भी नसीब नहीं होती है। चलिए उदय सिंह के बारे में। तो पहली बात, पोत्री रूपा देवी का विवाह मेवाड़ के तेज सिंह के साथ किया 1228 ईस्वी में। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का शासक था जी, वास्तविक संस्थापक कहलाता है। इसको पराजित किया। ठीक है, पराजित करके क्या किया तो याद रखना, संधि के लिए विवश किया। संधि के लिए विवश किया। क्लियर हो गई क्या बात? चलिए बहुत बढ़िया, आ जाओ। इसके बाद आगे बढ़िएगा। इसने बलबन को पराजित कर दिया। किसको पराजित कर दिया? बलबन को पराजित कर दिया। हमारे प्यारे साथी कह रहे हैं कि सर यहाँ पर नासिरुद्दीन महमूद का आक्रमण हुआ था 1254। देखो भाई, नासिरुद्दीन महमूद खुद नहीं आया था, उसने अपने सेनापति बलबन को भेजा था। क्या यह बात क्लियर हो गई? डबल एस एक बार सूचना दीजिए। नासिरुद्दीन महमूद ने 1248 ईस्वी में मेवाड़ पर आक्रमण किया था। हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। और 1254 में बलबन को यहाँ पर भेजता है, जिसको पराजित कर देता है। ये बात थोड़ा सा याद रखना। इस बात की जानकारी हसन निजामी की किताब ताजुल माहशिर में हमें देखने को मिलती है। मैं आपको एविडेंस दे रहा हूं ना, कौन सी किताब है तो याद रखना, हसन निजामी। और हसन निजामी ने कौन सी किताब लिखी है तो याद रखना, हसन निजामी ने किताब लिखी है ताज उल मासिर। बताओ भाई कौन सी किताब लिखी है तो याद रखना, ताजुल मासिर नाम की किताब लिखी है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बलबन ही है। और यही वह बलबन है जिसने रक्त और लोहे की नीति को अपनाया। यही वह बलबन है जिसने तुर्गान चहलगामी का दमन किया। 40 अमीरों को इस कदर मारा कि भाई को जो है इतिहास में खुफिया कातिल कहा जाने लगा था। क्लियर? चलिए आगे बढ़िएगा। इतिहासकार हुए हैं डॉक्टर गोपीनाथ जी शर्मा। सर गोपीनाथ शर्मा ने हमारे उदय सिंह के बारे में क्या कहा है? कहा है कि भैया यह उत्तर भारत के एक शक्ति संपन्न शासक थे। क्या कहा? कि भैया यह उत्तर भारत के शक्ति संपन्न शासक थे। क्या ये बात क्लियर हो गई? गोपीनाथ शर्मा ने जालोर के किस राजा के संदर्भ में कहा है कि यह उत्तर भारत के एक शक्ति संपन्न राजा थे, तो याद रखना यह उदय सिंह के बारे में कहा है। भैया ये जो बार बार नीचे देख रहा हूं ना, तो ये आपके मोबाइल में कमेंट चल रहे हैं, मेरे मोबाइल में आपके कमेंट चल रहे हैं जिनको मैं पढ़ रहा हूं।
क्या ये बात क्लियर हो गई ना? ना ये विद्यार्थियों को बताना इसलिए आवश्यक है, मास्टर ये सोचता है जी कि भाई साहब हो गलती होगी होगी है। चलो, इसके बाद अगला महत्वपूर्ण राजा जो गद्दी पर बैठा उसका नाम आता है सामंत सिंह। जब सामंत सिंह गद्दी पर बैठा था उस समय अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का राजा हुआ करता था। तो अलाउद्दीन खिलजी की वजह से सामंत सिंह मूल रूप से अपने पुत्र कान्हड़ दे चौहान के लिए गद्दी छोड़ देते हैं। क्लियर हो गई क्या बात? और अगला महत्वपूर्ण राजा जिसको हम इतिहास में याद करते हैं वह गद्दी पर बैठे, डेट्स कॉल कान्हड़ दे चौहान या कान्हड़ देव चौहान, 1298 से 1311 ईस्वी। बताओ भाई, क्या ये बात क्लियर हो गई? कान्हड़ दे चौहान। कुछ बातें कान्हड़ दे चौहान के बारे में बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए, मामले की शुरुआत कहाँ से होती है। हाँ, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का जो चित्रांकन है यह मेवाड़ महाराणा तेज सिंह के समय 1260 ईस्वी में आहड़ में चित्रित किया था कमल चंद्र के द्वारा। क्या ये बात क्लियर हो गई रतनलाल जी? और यह मेवाड़ चित्रशैली का चित्रित पहला ग्रंथ माना जाता है और वर्तमान में अमेरिका के बोस्टन संग्रहालय में रखा हुआ है। बताओ भाई, क्या ये बात क्लियर हो गई? अमेरिका के बोस्टन संग्रहालय में यह चित्र रखा हुआ है। और श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नाम का चित्रित ग्रंथ जो है 1260 में कमल चंद्र के द्वारा चित्रित किया गया था आहड़ में। इस समय मेवाड़ के शासक तेज सिंह हुआ करते थे, ये बात याद रखना। चलिए आगे बढ़े। अभी यहाँ पर श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ आया क्यों, ये तो बताओ मेरे दोस्त। हाँ भाई, इस समय यहाँ पर आया क्या, आया ही क्यों? सबसे पहले तो ये बात कर रहे हैं क्योंकि हम तो यहाँ पर ये चीज पढ़ ही नहीं रहे हैं। अब देखो भाई साहब, मामला क्या था, थोड़ा सा इस बात को समझिएगा। आपको याद होगा 1298 की बात है, अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात विजय से लौट रही थी। ठीक है, कई सारे सैनिक थे। सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग जो हैं वहां पर, उनके शिवलिंग जी के टुकड़े भी थे सर। तो कानड़ दे चौहान का सेनापति था, नाम था जेता देवड़ा। क्या नाम था भाई साहब? याद रखना जी, यह जेता देवड़ा। ये जेता देवड़ा नाम का सेनापति अलाउद्दीन खिलजी की सेना को लूट लेता है। क्लियर हो गई? इससे मोटिवेट होकर के, इससे प्रेरित होकर के 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति आइन उल मुल्क मुल्तानी को जालोर विजय के लिए भेजा। क्या ये बात क्लियर हो गई? सर कानड़ दे चौहान ने यहाँ पर अलाउद्दीन की अधीनता को स्वीकार कर लिया। चलिए, मामला क्या है देखिएगा। इसका एक सेनापति, और सेनापति का नाम क्या है भाई साहब? जेता देवड़ा। जेता देवड़ा ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को लूटा, सेना को लूटा। हमसे यह सवाल कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है कि कान्हड़ दे का वह सेनापति जिसने अलाउद्दीन की सेना को लूटा था जेता देवड़ा है। क्लियर हो गई? अलाउद्दीन की सेना को लूटा अलाउद्दीन ने 1305 ईस्वी में। अपने सेनापति आइन उल मुल्क मुल्तानी को भेजा। अब भाई साहब यहां पर क्या हो गया? कान्हड़ देव ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली। क्लियर हो गई? कानड़ देने जो है वह, हाँ, गुजरात जाते समय। भावना जी, यह क्लास जो है मूल रूप से 9 बजे होती है। किसी दिन अगर मैं अवेलेबल नहीं होता हूं तो मेरी रिकॉर्डेड क्लास जो है वो यहाँ पर लागू हो जाती है। क्या ये बात क्लियर हो गई क्या?
किसी दिन अगर मैं यहाँ पर उपलब्ध नहीं होता हूँ तो 9 बजे मेरी रिकॉर्डेड क्लास आपको स्वीकार यहाँ पर हो जाती है, यहाँ पर आपके लिए लाइव कर दी जाती है। तो अब देखो साहब, कान्हड़ दे चौहान जो है इसने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार करी। मेरे दोस्त, यहाँ पर ये बात आप बिल्कुल भी मत समझना कि कान्हड़ दे चौहान ने किसी डर की वजह से अलाउद्दीन की अधीनता को स्वीकार किया था, या कान्हड़ दे के पास वह शक्ति नहीं थी तो इसने अलाउद्दीन की अधीनता को स्वीकार कर लिया। ये बात थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। अब यहां पर एक बात समझिए, मामला क्या है। मामला ये है मेरे प्यारे साथियों कि कहीं ना कहीं कान्हड़ दे चौहान अपनी जनता की रक्षा करना चाहता था, क्योंकि कान्हड़ दे चौहान नहीं चाहता था कि कोई बाहरी आक्रमणकारी उसके यहाँ पर आक्रमण करे और उसकी जनता को परेशानी का सबब भुगतना पड़े। इसीलिए कान्हड़ दे चौहान ने कहा कि भैया मैं तो प्रजा हित में अधीनता स्वीकार करने को तैयार हूं जी। क्लियर हो गई, तो अधीनता स्वीकार कर ली। यहां तक कोई समस्या मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के होगी। अब आइए इतिहास में आप लोगों को आगे लेकर चलता हूं। अब आपको यह पता होगा कि अलाउद्दीन खिलजी अपना विजय अभियान चला रहा था, ठीक है। और इसी विजय अभियान के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान पर कई बार आक्रमण किए। पहला आक्रमण राजस्थान पर 1301 में किया था, रणथंबोर पर। इस समय रणथंबोर का शासक हमीर देव चौहान था, जबकि विश्वासघाती जिसने हमीर के साथ विश्वासघात किया वह रणमल और रतिपाल था। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। शासक रतन सिंह थे और उनका विश्वासघाती राघव चेतन था। 1305 में सेनापति आइन उल मुल्क मुल्तानी को जालोर भेज देता है, लेकिन शासक कानड़ दे ने अधीनता स्वीकार कर ली। 1308 में सिवाना पर आक्रमण करता है, शीतल देव को पराजित किया क्योंकि राजद्रोही भावले ने अलाउद्दीन का साथ दिया। 1311 में जालोर पर आक्रमण किया। जालोर के शासक कानड़ दे चौहान थे, लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए क्योंकि यहां पर राजद्रोही निकला बीका दहिया। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर अधिकार कर लिया। तो मेरे दोस्त, विश्वासघाती तो हर जगह हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, वरना हमारे राजाओं के सामने कहां ये आक्रमणकारी टिकने वाले थे। क्लियर हो गई। चलिए साहब, डाल दूंगा जी, डाल दूंगा, इतनी परेशानी वाली कोई बात नहीं है। तो देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी, और इस अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, 1308 में सिवाना पर आक्रमण। बताओ भाई, क्लियर हो गई। कहां आक्रमण कर दिया, सिवाना पर आक्रमण कर दिया। सिवाना के जो शासक थे उनका नाम था शीतल देव। सिवाना के शासक का क्या नाम था, शीतल देव था। और यहां पर राजद्रोही कौन निकला, तो भैया याद रखना जी, भावला, राजद्रोही भावड़ा। विश्वासघात किया सर इसने। विश्वासघात कैसे किया, मैं आपको एक बात बताता हूं। याद करिए, रणथंबोर पढ़ाते हुए मैंने कहा था कि जब अलाउद्दीन खिलजी रणथंबोर के किले में प्रवेश नहीं कर पा रहा था तो दुर्ग रक्षक रणमल और रतिपाल को बुलाता है, कहता है मैं तुम्हें दुर्ग दे दूंगा, दुर्ग का राजा बना दूंगा, जो है आप इसे स्वीकार करिए। क्या ये बात क्लियर हो गई कि हाँ या ना का जवाब जरूर साझा करिएगा। एक सेकंड रुकिए। हाँ जी, हाँ जी।
चलिए जी, शुरुआत करते हैं। एक बार फिर से माफी चाहूंगा, थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ा, एक कॉल आ गया था अर्जेंट। चलिए देखिएगा, राजद्रोही भावला। तो याद करिए, अलाउद्दीन खिलजी ने जब रणथंबोर पर आक्रमण किया और रणथंबोर के किले को नहीं जीत पाया, तो रणमल और रतिपाल को क्या कहता है कि मैं तुम्हें दुर्ग दूंगा क्योंकि तुम तो दुर्गपति लग रहे हो। क्या ये बात क्लियर हो गई क्या? हाँ जी, आ रहे हैं। ठीक है, तो याद करिए, दुर्गपति लग रहे हो। तो रणमल और रतिपाल ने इस आवेश में आकर के पूरे किले का रास्ता बता दिया था। सर राजद्रोही भावले से कहा कि भैया मैं तुझे सिवाना के किले का क्या बना दूंगा, मालिक बना दूंगा। ओ माय गॉड, कल्पना करें सर आप। वो तो यही बात हो गई कि अब बस क्या से क्या होने वाला था। राजद्रोही भावले ने गोरख्त लेकर के, यहाँ का एक जलाशय हुआ करता था मामा कुंड, उस मामा देव कुंड में वह गोरख्त मिला दिया। परिणाम स्वरूप वह पवित्र हो गया और सिवाना के किले के अंदर पेयजल जो है वह खत्म हो गया, या पेयजल की कमी हो गई। क्लियर हो गई क्या बात? तो मेरे प्यारे साथियों, बहुत बड़ी समस्या हो गई। परिणाम स्वरूप हमारे वीरों ने केसरिया धारण किया और केसरिया धारण कर कर वीरगति को प्राप्त हुए थे। राजद्रोही भावला याद रखिएगा, इस युद्ध में जो है शीतल देव वीरगति को प्राप्त होते हैं। बताओ भाई क्या हुआ? शीतल देव वीरगति प्राप्त हुए। और इनकी एक रानी थी, नाम था मैणा दे। रानी का नाम क्या था जी? मैणा दे। मैणा दे के द्वारा सिवाना के इतिहास का जोहर किया गया था। क्या ये बात क्लियर हो गई? अलाउद्दीन खिलजी इस युद्ध में जीत जाता है, यह विजेता बना। विजेता बनने के बाद इसने कमालुद्दीन गुर्ग, नाम याद रखना, कमालुद्दीन गुर्ग, इसको क्या बनाया? सिवाना का प्रशासक बनाया। सिवाना का प्रशासक बना दिया। क्लियर हो गई? सिवाना का नाम बदला और नाम बदल कर क्या कर दिया? खैराबाद कर दिया। बताओ भाई क्या ये बातें क्लियर हो गई? बिल्कुल पीरू भाई, राम राम, आप हमारे ही लाडले हैं, स्वागत है आपका। क्लियर हो गई? तो याद रखना, खैराबाद कर दिया गया। तो ये था अलाउद्दीन खिलजी का 1308 का सिवाना पर आक्रमण। बताओ। चलिए आपको कहानी सुनाते हैं अलाउद्दीन खिलजी के सिवाना आक्रमण की। बात है 1308 की। अलाउद्दीन ने सिवाना के शासक शीतल देव को पराजित किया, क्योंकि यहाँ पर सिवाना के किले का ही एक रक्षक था बाहुला। वो बाहुला सिवाना के राजा के शीतल देव के साथ विश्वासघात कर देता है, अलाउद्दीन का साथ देता है। अलाउद्दीन खिलजी जीत जाता है, सिवाना पर अधिकार कर लेता है। सिवाना का नाम बदल करके रख दिया गया खैराबाद, और यहाँ पर कमालुद्दीन गुर्ग को गवर्नर बनाया था। सिवाना के शासक शीतल देव की रानी मैणा दे के द्वारा जोहर किया गया था। तो यह कहानी थी अलाउद्दीन खिलजी के सिवाना आक्रमण की, कि किस तरह एक विद्रोही व्यक्ति का साथ लेकर के वह अधिकार करता है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इतिहास में आगे बढ़िएगा तो हम पढ़ते हैं जालोर का युद्ध, द बैटल ऑफ जालोर। बताओ भाई क्या पढ़ते हैं? तो याद रखिएगा जी, जालोर का युद्ध हम पढ़ते हैं। जालोर का युद्ध हुआ मूल रूप से 1311 ईस्वी में। ठीक है, क्या हुआ? 1311 ईस्वी में यह जालोर का युद्ध हुआ। देखो, मुणोत नैणसी एक बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं, बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं फरिश्ता। इन्होंने कहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण क्यों किया। तो इसका कारण बताया कि अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री हुआ करती थी, नाम था फिरोजा, और कानड़देव चौहान का पुत्र था वीरमदेव। वह फिरोजा वीरमदेव चौहान के साथ एक तरफा प्रेम किया करती थी। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात मुणोत नैणसी और फरिश्ता कह रहे हैं। इस वजह से अब इसके बाद क्या हुआ? फिरोजा ने प्रेम करती थी किससे? वीरमदेव। वीरमदेव कौन? कानड़देव का पुत्र। अब वीरमदेव चौहान ने यह प्रेम जो था वो ठुकरा दिया। तो ये बात फिरोजा जो है अपने पिता को बोल देता है, पिता को बोल देती है। तो पिता अलाउद्दीन खिलजी जालोर पर आक्रमण कर देते हैं। युद्ध भूमि में कान्हड़देव वीरगति को प्राप्त हुआ। 3 दिन तक युद्ध का नेतृत्व वीरमदेव ने स्वीकार किया, लेकिन वह भी युद्ध स्थल पर ही वीरगति को प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि जो अलाउद्दीन की पुत्री थी, नाम था फिरोजा। क्या बात क्लियर हो गई? वह फिरोजा वीरमदेव के सिर, कटे हुए सिर के साथ यमुना नदी में कूद जाती है और आत्महत्या कर लेती है। क्या बात क्लियर हो गई? हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। हाँ चल रहा है भैया,
रीट का जो कोर्स है वह चल रहा है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा यहाँ पर क्या मामला घटित होता है, मामला यही घटित होता है। इतना सा एक कहानी थी। अब इस बात को सुनिएगा कि यहाँ पर एक तो आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी है और दूसरी तरफ हमारा एक वीर योद्धा है, नाम है कान्हड़ देव चौहान। भैया कौन है, याद रखना जी, कान्हड़ देव चौहान। अलाउद्दीन खिलजी हार जाता है, कान्हड़ देव चौहान लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त करता है। कान्हड़ देव के बाद गद्दी पर बैठा इसका पुत्र वीरम देव। मेरे दोस्त यह वीरम देव चौहान जो है यह भी क्या करते हैं, लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पर राजद्रोही कौन था, तो याद रखना राजद्रोही था बीका दहिया। राजद्रोही का नाम क्या है, याद रखिएगा बीका दहिया। अब यहाँ पर आपको एक बात समझनी होगी, जब ये बीका दहिया, देखो कहानी क्या है, थोड़ा सा उस बात को समझने की कोशिश करिए। बीका दहिया जब अलाउद्दीन खिलजी की मदद करके घर पहुंचता है और अपनी बीवी से कहता है जी कल तुम रानी बनने वाली हो। बीवी ने सोचा जी क्या मामला हो गया ऐसा कि तुम मुझे रानी बनाने वाले हो, हैं तुम्हारी तो इतनी औकात ही नहीं है। बीका दहिया ने कहा मैंने दुर्ग में शत्रु सेना अलाउद्दीन को प्रवेश दे दिया है, अब अलाउद्दीन मुझे राजा बनाएंगे। ये लो भाई साहब, तब तक अलाउद्दीन खिलजी की सेना दुर्ग में प्रवेश कर चुकी थी। वह बीका दहिया की पत्नी भाग करके कान्हड़ देव चौहान के पास जाती है, पूरी वस्तु स्थिति का पता लगाती है। उसके पहले वह वीरांगना जो है मेरे दोस्त, कहा जाता है इतिहास में कि कान्हड़ देव का मर्डर भी कर देती है। तो ये पूरी कहानी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। अलाउद्दीन खिलजी जीत जाता है। अलाउद्दीन खिलजी जो है वह जालोर का नाम बदल देता है और जालोर का नाम बदल करके जलालाबाद कर देता है। अरे बताओ क्या ये बात क्लियर हो गई? जालोर का नाम बदल करके जलालाबाद कर दिया और उसी कमालुद्दीन गुर्ग को यहाँ का प्रशासक बनाया। कान्हड़ देव चौहान की पत्नी थी, नाम था जैतल देवी। इस जैतल दे के द्वारा क्या किया गया, तो याद रखिएगा जी जौहर किया जाता है। कोई समस्या यहाँ तक बताइए? हाँ बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। आ, सबसे सुंदर राजकुमार, ठीक है। 32 खंभों की छतरी रणथंबोर के दुर्ग में है, जो हमीर देव चौहान ने अपने पिता जैत्र सिंह की स्मृति में बनाई थी। और इसी स्मृति को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा न्याय की छतरी भी कहा जाता है। तोप खाने की मस्जिद अलाउद्दीन ने बनाई यहाँ पर जलालाबाद में। इसने क्या बनाया था, तो याद रखिएगा तोप खाने की मस्जिद बनवाई थी। बताओ भाई क्या ये बात क्लियर हो गई? और यह मस्जिद कहाँ बनी हुई है? यह मस्जिद बनी हुई है जी जालोर में। कोई समस्या? पूरी इस कहानी का जो वर्णन है, यह वर्णन करने वाला महान साहित्यकार कौन है, तो यह प्रश्न हमसे कई बार पूछा गया है। पद्मनाभ है। पद्मनाभ ने किताब लिखी है जी, कौन सी? तो भैया याद रखना, डेट्स कॉल कान्हड़ देव प्रबंध। बताओ भाई कौन सी किताब लिखी है, तो मेरे दोस्त कहते हैं कान्हड़ देव प्रबंध। इसकी जबरदस्त किताब है। किसकी है? यह किताब है पद्मनाभ की, जिसमें हमें पूरी कहानी के बाद जानकारी मिलती है। क्लियर हो गई? और मेरे दोस्त इसके बाद गद्दी पर बैठा वीरम देव 3 दिन के लिए राजा बना। युद्ध भूमि में ही राज्याभिषेक हुआ था। बताओ भाई क्या ये बातें क्लियर हो गई क्या? हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। तो ये थी हमारे इतिहास की कुछ ऐसी बातें जो आपके साथ साझा करनी थी। और इतिहास में यही प्रश्न जो है आपके सामने बारंबार आता है। अब मैं एक बात विचार कर रहा था कि एक बार जो है, क्या मैं आपके चौहानों का टेस्ट ले लूं क्या? बताओ मुझे, क्या मैं आपके लिए चौहान वंश का टेस्ट पेपर रख सकता हूं? एम आई, कृपया मुझे अनुमति प्रदान करें। और क्लास कैसी लगी यह जरूर बताइएगा। एक बार चौहान वंश के टेस्ट पेपर के बारे में बात करें। क्या मैं ले सकता हूं आपके लिए चौहान वंश का टेस्ट पेपर? और साथ ही अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे इतिहास विषय के ऑनलाइन कोर्स के साथ, तो फिर देरी किस बात की, आज ही काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। और इस मोबाइल एप्लीकेशन में हमारा ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है इतिहास फर्स्ट ग्रेड का। इस कोर्स को आप ले सकते हैं। 450 घंटों का कक्षा कार्यक्रम, पीडीएफ में प्रिंटेबल नोट्स, लाइव रिकॉर्डेड सेशन है, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। 3999 इसकी फीस है। साथ ही साथ आधुनिक भारत का फाउंडेशन का कोर्स हमारे यहाँ अवेलेबल है आरएस का, यह आप ले सकते हैं। बड़ा ज़बरदस्त है। क्या ये बात क्लियर हो गई? एक बार मुझे बताएं, क्या टेस्ट सीरीज रख लें? क्या टेस्ट ओके हैं? बता दो सर। यह कोर्स जो है इतिहास विषय का सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। कोर्स कहाँ मिलेगा? तो भैया आपके इसके लिए डाउनलोड करना पड़ेगा काव्य क्लासेस
कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन। यहाँ पर आपको यह कोर्स अवेलेबल रहेगा। यह कोर्स आरपीएससी स्कूल व्याख्या था, साथ ही केवीएस, एनवीएस, DSSB, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र आदि पीजीटी एग्जाम्स में बड़ा उपयोगी है। क्लियर हो गई? आपको इतिहास पढ़ाने का तरीका सबसे अलग है। धन्यवाद एजुकेशन हब आपका, बहुत बहुत आभार। तो यह क्लास आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और कमेंट ज़रूर करिए इस क्लास के संदर्भ में कि क्लास कैसी लगी, और मज़ा आया हो शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइए। बहुत जल्दी आपका एक टेस्ट लेकर आने वाला हूं मेरे फिर साथियों में, जिसके अंतर्गत कंप्लीट चौहान डायनेस्टी के बारे में चर्चा करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल मेरे दोस्त। हाँ, शनिवार के दिन में यहाँ नहीं था एसएस, शनिवार के दिन में मथुरा वृंदावन गया हुआ था, तो इसलिए मेरी क्लास नहीं हो पाई। वहाँ पे इस समय हम जो हैं भगवान बांके बिहारी लाल के दर्शन कर रहे थे। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे आदरणीय मनोज साहू सर जो हैं बड़े गजब के हैं, इतिहास के बहुत ही सुंदर और बड़े रोचक तरीके से मनोज साहू सर हमारे इतिहास को प्रस्तुत करते हैं। उनको कोटि कोटि वंदन, बेहद गजब के व्यक्तित्व। चलिए, इतिहास को एक सरल तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया है, हम उनका आभार प्रकट करते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलिए साहब, और कोई मन में प्रश्न हो तो एक बार मुझे सूचना उपलब्ध करवाइए। हाँ भाई, डेली होती है। जिस दिन अगर मैं उपलब्ध नहीं होता हूँ तो हम आपके लिए जो है वह क्लास लेकर आ जाते हैं। बताओ। चलिए, धन्यवाद। मुलाकात करते हैं आप लोगों से इसी तरह। हंसते रहिए, आपका प्यार बनाए रखिए। मुलाकात करते हैं फिर, और करते हैं इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। कोटि कोटि धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत भाई, टेक केयर, गुड नाइट। और कोर्स काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन पर है। टेस्ट कब लोगे? टेस्ट अभी 2 दिन बाद लेंगे। क्या ये बात क्लियर हो गई सुरेश भाई? टेस्ट जो है वह 2 दिन बाद हम आपके लिए लेकर के आएंगे।